हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन उपसह संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और नामकरण में जो नियम हमने पढ़े उनमें से कुछ लास्ट वाले नियम में थोड़े से आपको रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए, हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर किसी संकुल यौगिक में और समनव्य मंडल वाले भाग में धनावेशित रूप दिया गया हो, जैसे समनव्य मंडल है यानी केवल समनव्य मंडल दिया गया हो, तो इस रूप में तो ये भाग धनावेशित ही होगा सारा का सारा। तो फिर उस धनावेशित भाग में अगर यहां दी गई धातु ऐसी हो जिसका लैटिन नाम तो होता है लेकिन वो धनावेशित भाग में होने के कारण लैटिन नाम लिखा नहीं जाता। बता चुका हूं कि यही धातु अगर ऋणावेशित वाले भाग में होती तो इस धातु का लैटिन नाम आता। तो वो धातुएं जिनके लैटिन नाम होते हैं अगर वो धनावेशित वाले हिस्से में आ जाएं तो फिर उनके लैटिन नाम नहीं लिखे जाते हैं। और वो धातुएं जिनके लैटिन नाम होते हैं और वो धातुएं अगर ऋणावेशित हिस्से में आए तो उनके लैटिन नाम लिखे जाते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ लैटिन नाम नहीं लिखा जाएगा, क्यों कि धनावेशित हिस्से में आ रही है ये। तो अब वो नियम लगा लेंगे कि पहले लिगेंड को हम अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक तो एमीन दो रूप में दिए, दो अणु एमीन के, एक क्लोरो है, तो एमीन का लिखूं तो AMIN इस प्रकार से, इसमें कैपिटल रूप में पहले ए आता है, और इसमें लिखूं तो CHOLO क्लोरो, इसमें C आता है। अल्फाबेटिक रूप में एमीन वाला पहले लिखा जाएगा, क्लोरो वाला बाद में लिखा जाएगा। तो नामकरण करेंगे तो डाई एमीन, तो हम लिख देंगे डाई एमीन। उसके बाद में फिर क्लोरो, तो क्लोरो लगा देंगे। और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम याद रखना, धनावेशित हिस्से में केंद्रीय धातु परमाणु का अंग्रेजी नाम आता है। यहाँ Fe है, Fe को आप आयरन बोलोगे, यहाँ फेरस नहीं आएगा, याद रखना आयरन। और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था तो बार बार बता चुका हूं कि X मानकर हम निकालते हैं, जिसकी निकालनी होती है यानी धातु परमाणु की निकाली जाती है तो उनमें यहाँ इसको X मान लेंगे। आगे बढ़े, प्लस का निशान लगा देंगे। पैरों में संख्या 2 रखी है वो पहले ले आऊंगा। NH3 0 होता है, 0 लगा दूंगा। आगे बढ़ूं, प्लस का निशान लगा लूंगा। Cl यानी हेलोजन है और सारे हेलोजन -1 वाले होते हैं हमेशा, तो -1 लगा दूंगा। और यौगिक के ऊपर यहाँ मेरे को कोई आवेश नजर नहीं आ रहा, जैसे कोई 2 माइनस का या प्लस का 2, इस प्रकार से कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0 लगा देंगे। और फिर इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर और ये +1 आ जाएगा, अर्थात रोमन संख्या में 1 लगा देंगे। और याद रखने वाली बात कि रोमन संख्या में लिखते समय यहां इनके आगे प्लस और माइनस नहीं लगाया जाता। इतनी सी बात आप याद रखना। नेक्स्ट, अब अगले नियम में आते हैं। और अगले नियम में आप याद रखना, जब समनव्य मंडल दोनों के दोनों रूप में हो, मेरा कहने का अर्थ है कि धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग जब दोनों ही समनव्य मंडल के रूप में हो तो फिर नामकरण कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपके सामने यूं प्रदर्शित कर रहा हूं, जैसे NH3 की ट्वाइस लिखा है मैंने Ag के साथ, और यहां समनव्य मंडल का निशान लगा देता हूं और इसके पास में ही एक समनव्य मंडल और बना देता हूं और उसमें भी सेम Ag धातु ले लेता हूं, लेकिन यहां लिगेंड चेंज कर देता हूं और साइनों के रूप में यहां ट्वाइस कर देता हूं। तो अब देखिए, ये पूरा एक ही यौगिक है, दो नहीं है, एक ही यौगिक है। जब आपको इस प्रकार से और इस एग्जाम्पल से या यूं बोलूं मैं इस नियम से बहुत बार परीक्षा में नामकरण का प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना यौगिक एक ही है, आपको समनव्य मंडल बिल्कुल पास पास दिए हुए मिलेंगे। तो ध्यान रखना, पूरा यौगिक तो एक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 भागों में बांट लूंगा। पहला हिस्सा यानी इस समनव्य मंडल से इस समनव्य मंडल तक धनावेशित, अगले में इस समनव्य मंडल से और यहां तक का हिस्सा ऋणावेशित। तो जब संकुल यौगिक में
दोनों भाग यानी धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग समन्वय मंडल के रूप में दिए गए हों तो उनके नामकरण का तरीका देखिए कैसे करेंगे। पहले सामान्य बात वही कि पहले धनावेशित हिस्से का नाम लिखेंगे, फिर ऋणावेशित का नाम लिखेंगे। धनावेशित हिस्से में ध्यान देना लिगंड हैं, वो लिगंड जितने लिगंड हो उनको पहले अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेंगे। याद रखना इस समन्वय मंडल में और यहां से इस बाउंड्री में तो केवल एक ही लिगंड है, एक ही प्रकार का लिगंड है, लेकिन दो बार है, कोई दिक्कत नहीं। एक लिगंड एमीन है तो पैरों में दो लगाए तो इससे बोलूंगा मैं डाई एमीन, इसे क्या बोला जाएगा, डाई एमीन। फिर उसके बाद में इस धातु का नाम, और याद रखना इस धातु का ये प्लस वाले हिस्से में है ये धातु, तो इसका अंग्रेजी नाम आएगा, इसे बोलूंगा मैं सिल्वर। याद रखना इस नियम को, और इंपॉर्टेंट नियम है, डाई एमीन सिल्वर। और यहां इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां ब्रैकेट में लगा लेंगे, यहां आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, वो एक साथ निकालेंगे। पहले पूरा कर देते हैं नामकरण को, फिर हमने यहां से लेकर के और यहां तक वाले का नाम पूरा कर लिया। धनावेशित था, धनावेशित का नाम पहले आता है, हमेशा आप जानते हो। अब नेक्स्ट ऋणावेशित का नामकरण करते हैं। ऋणावेशित में याद रखना पहले लिगंड का, जैसे पहले इसमें लिगंड का लिखा तो इसमें भी पहले लिगंड का लिखा जाएगा। यहां दो लिखा है तो बोलूंगा डाई, फिर सीएन लिखा है तो बोलूंगा साइनो, तो डाई साइनो, डाई साइनो। उसके बाद में इस धातु का नाम यहां आ गया जाएगा। अब एक बात आप गौर से सुनना, इस धातु का नाम लिखेंगे, ये धातु जो है वो ऋणावेशित वाले हिस्से में है, ऋणावेशित वाले हिस्से में, तो इस धातु का नाम आएगा और नाम के पीछे एट भी आएगा क्योंकि ऋणावेशित में है। एक खास बात और सुनना कि यहां तो ऐसी धातु आ गई जिसका लैटिन नाम होता है, तो फिर इस धातु का पहले यहां लैटिन नाम लिखिए। बताइए लैटिन नाम क्यों लिख रहा हूं? लैटिन नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऋणावेशित में आई है। जब जब यहां धातु ऋणावेशित वाले हिस्से में आए तो उनके लैटिन नाम हो तो लिखे जाते हैं। हाँ, इसका लैटिन नाम होता है तो जरूर लिखा जाएगा। जिसके लैटिन नाम ना हो कोई दिक्कत नहीं, उनका सामान्य नाम लिखकर पीछे एट लगा देंगे। लेकिन यहां तो इसका लैटिन नाम होता है। लैटिन नाम याद रखना अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम, और ऋणावेशित वाले में है तो अर्जेंटम प्लस एट तो अर्जेंटेट, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब लिखूंगा अर्जेंटम प्लस एट तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट बन जाएगा। ये इस प्रकार से अर्जेंटेट बन गया। और अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां लिखेंगे। लेकिन याद रखना कि जब धनावेशित और ऋणावेशित दोनों समन्वय मंडल दिए हुए हों तो फिर आपको इन धातुओं के ऑक्सीकरण अंक हमेशा एक साथ निकालने होते हैं। एक साथ x मान करके आप निकालोगे, एक साथ निकालोगे तो थोड़ा ध्यान देना कैसे। जैसे यहां से शुरुआत कर रहा हूं इस साइड से, यानी बाईं तरफ से शुरुआत हो रही है तो इसका पहले x मान लोगे, यहां x लिखोगे, यहां आगे बढ़ोगे प्लस का निशान लगाओगे, पैरों में दो लिखा है वो दो लिखोगे, NH3 को जीरो बोलते हैं जीरो लिखोगे। यानी एक समन्वय मंडल का हिस्सा तो हमने पूरा कर लिया नाम ऑक्सीकरण अंक निकालने हेतु। अब दूसरे समन्वय मंडल में प्रवेश करते हैं तो यहां प्लस आ जाएगा, सारे प्लस में लिखे जाएंगे। तो दूसरे समन्वय मंडल में यहां से हमने एंट्री किया, इसमें ये आगे AG आ गया तो इसका दोबारा x मानूंगा, और फिर आगे यहां प्लस, ये प्लस लगा लूंगा, और फिर पैरों में दो है तो दो लिखूंगा, और CN आप जानते हो -1 होता है। और दोनों समन्वय मंडल के ऊपर मुझे कोई आवेश नजर नहीं आ रहा है तो मैं बराबर 0 लगा दूंगा, और इस प्रकार से हम इसे काउंट कर लेंगे। और जितना ऑक्सीकरण अंक आता है, जितना यहां x बराबर प्राप्त होगा, कहने का अर्थ x बराबर मान लीजिए 1 आता है तो 1 यहां और 1 यहां लिख दूंगा। x बराबर मान लीजिए 2 आता है तो 2 यहां और 2 ही यहां। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि x बराबर जितनी वैल्यू आए उतनी यहां आएगी और उतनी फिर यहां आएगी। ये बात आपको याद रखनी है, आप इससे निकाल लेना। तो हमारा नियम क्या था, ये इंपॉर्टेंट नियम है। नियम क्या था कि जब संकुल यौगिक का नामकरण करते समय और दोनों ही भाग, आप जानते हो 2 भाग होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, दोनों ही भाग समन्वय मंडल के रूप में हो। यहां से लेकर के यहां तक समन्वय मंडल है, फिर यहां से लेकर के यहां तक समन्वय मंडल है।
जब संकुल यौगिक में दोनों ही भाग समन्वय मंडल के रूप में हो तो नामकरण करते समय पहले धनावेशित भाग का नाम लिखेंगे और धातु की आक्सीकरण अवस्था आ जाएगी और धातु का सामान्य नाम ही लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य नाम ही लिखा जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ धनावेशित हिस्से में इसके अंत में एट नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और फिर ऋणावेशित हिस्से का नाम लिखते समय लिगंडों की संख्या को नियमानुसार लिखा जाता है और अंत में धातु का नाम लिखकर उसके अंत में एट लगाते हैं। लेकिन दी गई धातु अगर ऐसी हो कि जिसका लैटिन नाम भी होता है तो फिर उसका लैटिन नाम लिखकर उसके अंत में एट लगाया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है और बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे गए हैं। अगर दोनों समन्वय मंडल में और अलग अलग धातुएं दी गई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नामकरण की वही पद्धति चलेगी कि पहले इनको दो भागों में बांट लेंगे। ये समन्वय मंडल तो धनावेशित हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा समन्वय मंडल ऋणावेशित हो जाएगा। नियमानुसार पहले धनावेशित भाग का नामकरण करेंगे। धनावेशित भाग के नामकरण में पीटी प्लेटिनम है और 6 क्लोरो जुड़े हुए हैं। दूसरे वाले हिस्से में कोबाल्ट है और C5H5N को हम पिरीडीन बोलते हैं। पिरीडीन का प्रतीक यहां यूं भी लिखा आ सकता था, लेकिन मैंने इसको यहां और सूत्र के रूप में दिया है आपके सामने ताकि आप पहचानने में और आपको कोई तकलीफ ना हो। और एग्जाम में कई भी कभार यूं भी लिखा आता है, PY पिरीडीन लिखा आता है जैसे। तो अब नामकरण की पद्धति में इसे लिखेंगे तो पहले धनावेशित भाग का नाम लिखेंगे। धनावेशित भाग में ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगंड है, तो लिगंड का नाम पहले लिखा जाता है। तो लिखूंगा 6 दिया है तो बोलूंगा हेक्सा, और कौन है क्लोरो, तो बोलूंगा हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। उसके बाद में इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये धनावेशित वाले हिस्से में है केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसका सामान्य अंग्रेजी नाम आएगा, सामान्य अंग्रेजी नाम प्लेटिनम। और उसे रोमन हिंदी में इस प्रकार से यूं लिखेंगे प्लेटिनम। और इस प्रकार से लिखने के बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां कोष्ठक में लगा देंगे, निकाल लेंगे एक साथ, दोनों की एक साथ निकालेंगे फिर लिखेंगे। और अब इस मान के चलिए कि इस धनावेशित भाग का नाम मैंने पूरा कर दिया है, ऑक्सीकरण अवस्था बाद में लिखेंगे। अब प्रवेश करते हैं दूसरे हिस्से में, ऋणावेशित वाले में। ऋणावेशित वाले में ध्यान देना, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगंड जुड़े हैं, तो लिगंड कितने हैं उन लिगंड का नाम पहले आएगा। अगर एक से अधिक लिगंड होते तो ही अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेता मैं, लेकिन यहां तो मैंने एक ही लिगंड 6 बार दिया है, तो फिर इसको भी बोलूंगा हेक्सा, हेक्सा। और इससे बोलूंगा, याद रखना, पिरीडीन, पिरीडीन बोला जाएगा, हेक्सा पिरीडीन। अब आगे धातु का नाम आएगा, लेकिन आपको शायद दिमाग में आ गया होगा कि धातु का नाम ऋणावेशित हिस्से में है, ऋणावेशित हिस्से में है, तो फिर इसका नाम लिखने के बाद में और उसके अंत में एट भी आएगा। और आपको यह बात भी दिमाग में आ गई होगी कि यहां तो कोबाल्ट दिया है, तो कोबाल्ट एक ऐसी धातु है जिसका लैटिन नाम नहीं होता है। लैटिन नाम तो आपको याद रखना है, 3-4 धातुओं के होते हैं, Ag का होता है, Au का होता है, Fe का होता है और Hg का होता है, बस इतनी ही धातुओं का होता है। इनका तो लैटिन नाम नहीं होता, तो इसका अंग्रेजी नाम आ जाएगा। अंग्रेजी नाम के अंत में फिर एट आ जाएगा, तो अंग्रेजी नाम तो कोबाल्ट, और कोबाल्ट के पीछे एट जोड़ दूंगा। एट क्यों जोड़ दूंगा? क्योंकि ऋणावेशित हिस्से में है ये धातु, इसलिए कोबाल्ट प्लस 8 तो कोबाल्टेट। तो इसके आगे लिखूंगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इस प्रकार से लिखने के बाद में अब इसका और ऑक्सीकरण अंक यहां लगा देंगे। ऑक्सीकरण अंक बता चुका हूं, दोनों हिस्से मतलब समन्वय मंडल के रूप में है, तो एक साथ ऑक्सीकरण अंक निकलेगा। तो x मान के निकालते हैं, इसका x यहां प्लस का निशान लगा लूंगा, पैरों में 6 लिखा है तो 6 लिख दूंगा, यहां कोष्ठक लगा लेता हूं। और एक Cl आप जानते हो हेलोजन है, तो Cl का -1 होता है, तो इसका पूरा 6 हो जाएगा। इस हिस्से का लिख चुका हूं, अब अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं, तो यहां प्लस का निशान लगा लूंगा। इसका निकालना है, दोबारा इसका x मानूंगा,
और आगे फिर बढ़ेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। पैरों वाली संख्या 6, वो 6 का 6 लगा लेंगे। C5H5 पिरिडीन उदासीन होता है, 0 आवेश होता है इस पर, तो यहाँ शून्य लगा देंगे। और याद रखना कि पूरे संकुल पर ये पूरा एक यौगिक है और पूरे यौगिक पर मुझे यहाँ कोई आवेश नजर नहीं आ रहा है, तो 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, जितना x बराबर आ जाए उतना ही तो यहां आ जाएगा और उतना ही यहां आ जाएगा। जितना x का मान आप हल करके लिखोगे, सपोज कीजिए कि x बराबर 2 आ रहा है तो 2 ही यहां लिखोगे रोमन में और 2 ही यहां लिखोगे। सपोज कीजिए x बराबर 3 आ रहा है तो 3 ही यहां लिखोगे और 3 ही यहां लिखोगे। इस प्रकार से ये भाग पूरा हो जाएगा। तो आप याद रखना इंपॉर्टेंट नियम में कि जब यौगिक का नामकरण कर रहे हैं और उसमें दोनों भाग समन्वय मंडल के रूप में दिए हैं तो नियमानुसार पहले धनावेश और ऋणावेश में विभाजित कर लेंगे। फिर उसके बाद में पहले धनावेशित हिस्से का नाम लिखेंगे। लिगेंड एक से अधिक है तो अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेंगे, वरना 1-2 लिगेंड हैं तो उनको उसके अनुसार ही लिख देंगे। फिर उसके बाद में धातु की आक्सीकरण अवस्था आएगी, लेकिन धनावेशित हिस्से में धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम आएगा, उसके अंत में 8 नहीं आएगा। और ऋणावेशित वाले हिस्से में प्रवेश करोगे, वहां जाओगे तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद में जब धातु का नाम लिखोगे तो ऋणावेशित हिस्सा होने के कारण, ऋणावेशित पार्ट होने के कारण, और वहां धातु के नाम के अंत में 8 आएगा। और वहां अगर संभव हो कोई ऐसी धातु दी हुई हो जिसका लैटिन नाम होता है तो फिर लैटिन नाम पहले लिखिए और फिर 8 लगाइए। तो याद रखना, ये थोड़े से नियम आप याद रखोगे तो अपना प्रश्न गलत नहीं